भैया जैसे आपने बताया कि आपका ये प्रयास है कि आने वाले 2 सालों में आप कम से कम 50 लोगों के लिए एक रोज़गार उत्पन्न करें अपने गांव में। और ये कहते हैं कि पॉलिटिक्स जो है उसका सबसे बड़ा रीज़न रहा है हिंदुस्तान की जो पॉलिटिक्स है कि आज तक गांवों की बात तो हर कोई करता है, लेकिन जो वहाँ से पलायन होते हैं, जो सबसे बड़ी समस्या रही कि लोग अपने गांव को छोड़ करके, क्योंकि रोज़गार तो है ही नहीं गाँव में, तो क्यों नहीं पहुंच पाया? मतलब कि आज़ादी के इतने साल बाद भी। बहुत अच्छा आपने ये टॉपिक छेड़ा है। मुझे इस पे मतलब मैंने सोचा था मैं इस पे आपसे चर्चा करूंगा। असल में हमने आपने भी पलायन ही किया था, टू बी वेरी ऑनेस्ट। अगर अपॉर्चुनिटी होती तो क्यों जाते। और ऐसा नहीं कि वो बहुत अच्छा था। आप यकीन मानिए मैं अपनी माँ के साथ कभी रह ही नहीं पाया। पहली बात तो पढ़ाई के लिए पलायन किया, छतरपुर में आके रोके, माँ गाँव में रहती थी। फिर हायर स्टडीज़ के लिए भोपाल आए, इंजीनियरिंग करी तो पलायन रहा। फिर नौकरी के लिए मुंबई में रहे, तो फ़ोन पे बात होती रही। तब तो फ़ोन पे इतने भी नहीं चलते थे, लेकिन उनकी उम्र का एक बहुत बड़ा जो हिस्सा था वो खालीपन में निकल गया। वो बातचीत हमारी नहीं हो पाई। ये मेरे मन में आज भी एक नाशूर की तरह चुभता है। दूसरा, आपने पलायन की बात करी, इतने योग्य लोग, इतने योग्य एनर्जीज मेरे गांव का कम से कम 35% जो लोग होंगे, स्पेशली जो थोड़ा सा निचले तबके के लोग हैं, वो सब लोग दिल्ली में, कहीं बेंगलोर में, कहीं जम्मू में, कहीं पे भी काम कर रहे हैं रोजी रोटी के लिए। और वो इतने हैप्पी रहते हैं। जैसे कभी मैं गया, मैंने अभी गांव में क्या किया था, एक फार्म हाउस बना रहा था, तो उसमें 10-12 लोगों को रोजगार मिलता था और वो 5-6 महीने का काम था। दे वर वेरी हैप्पी। उन्होंने बोला सर हमें घर में 500 रुपये भी रोज के मिलते हैं, वो हमारे लिए इतने महत्वपूर्ण है, वहाँ हमें 800 रुपये भी इतने महत्वपूर्ण नहीं है। ये झुग्गी बना के रहते हैं, झोपड़ी बना के रहते हैं, कोई मतलब ही नहीं है। तो विषय मेरे दिमाग में हमेशा से रहा। अब आपने बोला ऐसी स्थिति क्यों पैदा हुई, तो मुझे क्या लगता है कि एक बहुत बड़ा बर्ड होता है कि आप योजना तो बनाते हैं। राजीव गांधी जी हमारे यहाँ बोला करते थे कि 1 रुपये भेजता हूँ, घिसता है तो 15 पैसे नीचे पहुँचते हैं। इसका प्रॉपर मॉनिटरिंग और एग्जीक्यूशन बहुत बड़ा दिक्कत है। मैं एक छोटा सा एग्जांपल दूंगा आपको। एक देश की मैंने यात्रा करी, उस देश का नाम है रवांडा। ये ईस्ट अफ्रीका में आता है और वो एक फ्रेंच कॉलोनी है। तो वहाँ मैंने देखा कि रवांडा में कोई नेता नहीं होता। अगर भोपाल है तो भोपाल को एक चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, सीईओ टाइप का व्यक्ति होगा, जो वहाँ का एक बड़ा एग्ज़ाम क्वालिफाई करके आएगा, आईएएस लेवल का एग्ज़ाम होगा। और वो क्या करेगा, पूरा व्यवस्था देखेगा कि कहाँ नाली बननी है, रोड बनना है, और इतना क्वालिटी कंस्ट्रक्शन होगा। जबकि अफ्रीकन कंट्री है कि वो जितने इंच का बनना है उसमें जो उसमें 1 रुपये का करप्शन नहीं हो सकता। ठीक है। अब चूंकि वो क्वालिफिकेशन के द्वारा आएगा, सेलेक्टेड होके आएगा, इलेक्टेड होके नहीं आएगा। मैं डेमोक्रेसी के खिलाफ नहीं हूँ, लेकिन जब आप इलेक्टेड होके आते हैं तो आपको बहुत सारे लोगों को खुश करना पड़ता है। आजकल चुनाव ऐसा हो गया, मैं अपनी पंचायत चुनाव की बात करूँ, लोग 50 लाख तक रुपए खर्च करने को तैयार है। कोई क्यों 50 लाख रुपए खर्च करेगा जब तक वो 2 करोड़ रुपए उससे कमाएगा नहीं आगे चल के। तो बात ये कि वो खर्च करेंगे, 5 साल बैठ के उसी को लूटेंगे। अब इलेक्टेड होके आना है, इसलिए उनको ये सब कुछ करना है। इतना एक वोट का 5-5, 10-10 हज़ार रुपये हमारे यहाँ दिया जाता है वर्तमान स्थिति, जो कि दुखद भी है मेरे लिए बहुत। प्रधानमंत्री आवास के पैसे आते हैं और 1.5 लाख रुपए सरकार देती है, तो 30,000 रुपये सामने वाले के खाते में पहुँचते हैं। जो कपिल धारा योजना है, अगर 4 लाख रुपए आते हैं तो उसके लगभग 70% हिस्सा तो ये सरपंच और सचिव और ये सब लोग आपस में डकार जाते हैं। तो मुझे क्या लगता है कि शायद सरकार को भी सब कुछ पता है, ऐसा नहीं है कि पता नहीं है। इम्प्रूवमेंट्स हुए, मैं बोल रहा हूँ ट्रांसपेरेंसी। पहले क्या होता था, कैश का बहुत सारा होता था, आजकल क्या होता है कि तरीका ऐसा हुआ है कि खाते बहुत सारे खुले, जो आपको डिजिटलाइजेशन हुआ था वो, तो सबके बैंक अकाउंट खोले गए। तो आजकल लेकिन वो लोग लूफुल निकाल लेते हैं। तो उन्होंने 10 लोगों के एटीएम लिए, उनको दिखा दिए, मशीन से काम करा लिया और उनके खातों में वो मजदूरी भर के भेज दिया, और उनसे बाद में सब पैसे ले लिए। सब डरते हैं, 500 रुपये दे दिए तो लोग, तो लूफुल लोगों ने निकाले। तब भी मैं बोलूँगा ट्रांसपेरेंसी थोड़ी हुई है। मेरा मेन कंसेप्ट यही है कि सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, उस ग्राम इकाई को स्वावलंबी बनाना पड़ेगा। अपने आप में एक गांव है, उसके पास 700 एकड़, 1000 एकड़ ज़मीन, उसके पास नदी है, उसके पास तालाब है, उसके पास लकड़ी है, उसके पास मिनरल्स है, सब कुछ है। मैं एक छोटा सा उदाहरण दूँ, मेरे गांव की नदी में रेत का बहुत बड़ा कॉन्ट्रैक्ट होता है। इतना कॉन्ट्रैक्ट होता है कि 50-100 करोड़ में जाता है, और दिन रात ट्रकों से वो रेत ढुलती है और वो बिकती है। अगर मेरे गांव की नदी कि उस रेत का जो 10% भी इनकम हो, मेरे गांव के डेवलपमेंट पे गवर्नमेंट बोल दे, क्योंकि कहीं ना कहीं वो संपत्ति तो उसी गांव की है ना, तो शायद वो चमक जाए जो गांव हो। लेकिन बड़े बड़े नेताओं को अपने पेट भरने हैं। दूसरा,
जो करप्शन है मुझे लगता है सबको पता है पंचायत स्तर पे कितना हो रहा है। वो व्यक्ति इसके पास खाने को नहीं होता, उसकी अट्टालिकाएं बन जाती हैं, स्कॉर्पियो गाड़ियाँ आ जाती हैं, जेवर आ जाते हैं, इतनी मोटी मोटी चैन पहन के घूमने लगते हैं। वो सबको ज्ञात है। अब मुझे नहीं पता कि वो क्यों नहीं ऐसा हो रहा, बट अगर सरकार उसके इम्प्लीमेंटेशन में थोड़ा सा स्ट्रिक्ट हो जाए तो मुझे लगता है कि समस्या दूर हो जाएगी। और कुछ रूल्स बना दे, जैसे मैंने आपको एक खनन वाली बात बताई, रेत का इतना बड़ा काम होता था, अगर एक रूल बन जाए कि उसमें जो भी मजदूर लगेगा और जो भी होगा वो ग्राम पंचायत से ही लिया जाएगा, जो भी लोग बाहर के लोग आते हैं, तो एटलीस्ट वहाँ 100 लोगों की अगर ज़रूरत है तो 100 लोग इस गांव से जाएंगे। तो मुझे लगता है एक प्रॉपर प्लानिंग, एक अच्छा प्योर हमारा ध्येय होना चाहिए उसको एग्जीक्यूट करने के लिए। और जो भी व्यक्ति कंट्रोलर है, जो भी व्यक्ति इस व्यवस्था को चला रहा है, वो बहुत दमदार व्यक्ति। अगर वो करप्टेड व्यक्ति बैठा हुआ तो वो 100 तरीके के पैसे कमाने के निकालेगा। बहुत दुख भी होता है। इवन आपको एक छोटा सा विषय बताऊं कि मेरे गांव की पहले जो व्यवस्थाएं थी, जो मेरे पापा जी का काल था, तब पंचायत में इतना पैसा नहीं होता था, वो बहुत अच्छा काल था और पंचायत चुनाव वगैरह भी आराम से हो जाते थे, लोग ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं लेते थे। आज ये स्थिति है, इन पंचायत चुनाव से गांव में इतना द्वेष पैदा हुआ कि हर गांव में कई पार्टियां बन गई हैं। आप वोट नहीं दोगे तो मतलब उसको इतना रिएक्शन है, आपने हर काम वोट के मध्य में हो रहा है। आप इसके यहाँ खाना खाने जा रहे नहीं जा रहे तो क्योंकि आपको वोट नहीं देना है, वो आपका मनरेगा का कुआ पास कराएगा क्योंकि आपको वोट देना है। वो पूरा इतना चुनावीकृत माहौल हो गया कि उसने गांव का जो एक नेचुरल एनवायरनमेंट है उसको भी दूषित करने का काम किया है। तो आपको ठीक है, ग्राम इकाई को मजबूत करना है सरकार को, सरकार मजबूत करे, लेकिन कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि एग्जीक्यूशन, प्रॉपर मॉनिटरिंग विषय है। मैं तो बोल रहा हूँ, मेरा एक सिंपल सा गणित है, अगर मैं कभी अपने गांव में इन्वॉल्व होता हूँ तो मैं गांव के जो प्रमुख 10 परिवार होंगे उनमें से एक एक व्यक्ति को लेकर कमेटी बनाऊंगा और जो भी फंड्स आएंगे उस कमेटी की मॉनिटरिंग में कि ये फंड्स हैं, आप लोग मिलकर निर्माण करो, एक व्यक्ति का स्वायत्त तो नहीं होगा। ऑल तो अथॉरिटी मेरे पास है, मैं गाँव का सरपंच हूँ। उन 10 लोगों को भी लगेगा कि यार हाँ, आवश्यकता क्या है, स्कूल खोलना आवश्यकता है या अस्पताल खोलना। सो देयर आर लॉट ऑफ प्लान। आप कुछ लोगों के नाम लूँगा, आपने भक्ति शर्मा को जाना होगा, एक अब्दुल्ला वरखेड़ा की सरपंच हैं, यूएस में रहती थी, इतना अच्छा काम किया रोजगार को लेके, खासकर कि बहुत सारे लोन मिलते हैं। मुद्रा लोन की बात करें, अगर मैं अच्छा सरपंच हूँ तो गांव के कुछ लोगों को बात करके किसी को दुकान खोलनी है, किसी को कोई प्लांट लगाना है, इतनी सारी छोटी छोटी चीज़ें सरकार मुद्रा लोन के माध्यम से दे रही है। एक छोटा सा विषय की जो मैंने आपको डेयरी वाला बताया था, सरकार इतना करेगी कि 33% सब्सिडी है। लोग जागरूक नहीं है, अगर सरकार की योजनाओं के बारे में भी पता करेंगे। आप जाइए, जो अपना एक ग्राम सेवक कहलाते हैं या ब्लॉक में डेवलपमेंट ऑफिसर होता है, उससे मिलिए, कम से कम 1000 योजनाएं हैं। आप सोलर को लेके आपको बता रहा हूँ, आपको लाइट की ज़रूरत ही नहीं है, सोलर आप लगा लीजिए, आपका पंप जब सुबह अर्ली मॉर्निंग से लेके शाम को 5 बजे तक धुआंधार चलेगा, आप लाइट पे डिपेंड ही नहीं, आप खुद की लाइट बना के इवन सरकार को बेच सकते हैं। तो मुझे लगता है कि नियति आपकी ऐसी होनी चाहिए, आपका विजन ऐसा होना चाहिए। और है 1000 योजनाएं, आप ट्रैक्टर खरीदते हैं ट्राली तो उस पर सब्सिडीज़ हैं, हॉर्टिकल्चर करते हैं तो जो वहाँ पे बहुत सारे इक्विपमेंट होते हैं सरकार फ्री दे रही है। पंप वगैरह आप सोलर वाला लेते हैं तो 80% तक सब्सिडीज़ हैं। पाइपलाइन आप बिछाते हैं तो 80% तक सब्सिडीज़ हैं। और एक और है कि जो पानी की एक बहुत बड़ी समस्या है बुंदेलखंड में, मैंने देखा कि वो भी एक ऐसा विषय है कि लोगों को सिंचाई के तरीके ही पता नहीं है, वेस्टेज इतना जा रहा है, वाटर हार्वेस्टिंग नहीं करी जा रही है। छोटे छोटे स्टाफ डैम बना के, आपको स्प्रिंकलर वाली सिंचाई पता होगी, इससे कम पानी में सिंचाई हो जाती है, उनको पता नहीं। जिस खेत में मतलब इतना पानी डाल देते हैं कि उससे 10 खेत, पता चला रात भर पानी बह रहा है और नालियों में पानी जा रहा है। तो मुझे ऐसा लगता है कि एक प्रॉपर बुद्धिजीवी व्यक्ति, और जिस व्यक्ति को थोड़ा बाहर का अनुभव हो, उसने थोड़ी दुनिया देखी हो, उसको जाके काम करना चाहिए। तो ये सब समस्याएं एक आदर्श ग्राम के तौर पे विकसित हो सकती हैं। ये कोई असंभव काम नहीं है, बस एक कमिटमेंट के साथ आप आगे बढ़िए और सब चीज़ें हो जाएंगी। इससे ये भी पता चलता है कि जो मल्टी लेयर ऑफ सरकारी नौकरी है, जब वो लेयर बाय लेयर होती है तो वो क्या है कि पैसे जो है वो घूस के रूप में, भ्रष्टाचार उसमें और ज़्यादा उसमें इजाफा होता है। क्योंकि जैसे मान के चलिए आप पटवारी है, पटवारी के ऊपर आरआई है ना, फिर बाबू है और फिर तहसीलदार है। तो जब वो डिवाइड होगा तो आपका एक अमाउंट जो है वो 4 लोगों में डिवाइड होगा। तो मल्टी लेयर ऑफ सरकारी नौकरी भी जो है इतना बड़ा है, आप यकीन नहीं मानोगे। ग्राम सेवक का क्या कर्तव्य है? उसका कर्तव्य ये कि सरकार की योजनाओं को बताना। आपको पता है एक फसल बीमा नाम से योजना आती है, मेरे गांव में किसी व्यक्ति को पता नहीं कि फसल का भी बीमा होता है। कभी पानी नहीं बरसता है, कभी ओले गिर जाते हैं, अभी आग लग जाती है, उनका नुकसान होता है, बट उनको नहीं पता। प्रीमियम इतना सा होता है 500 रुपये प्रीमियम। आज तक उसको अधिकारी ने आके बताया नहीं। मैंने पूरी अपनी खेती का इंश्योरेंस कराया हुआ है
और मुझे कभी 1.5 लाख 2 लाख ऐसा करके सरकार से प्राप्त भी होते हैं। नहीं होते हैं तो मैं इतना जागरूक हूँ कि मैं ट्विटर में जाके सीएम ऑफिस को लिखता हूँ, हर जगह कॉल सेंटर्स के नंबर होते हैं, मैं कई बार कंप्लेन करता हूँ। अब यकीन नहीं मानोगे, मैं इतने छोटे छोटे काम होते हैं कि मैं तहसील में जाके आय प्रमाण पत्र वगैरह, तो कई बार तो तहसीलदार आते हैं मुझे गाड़ी में बिठाने के, सर आपका हो गया कि नहीं हो गया, क्योंकि मैं जागरूक हूँ। तो जो तुमने बोली, दुनिया तो खाने के लिए बैठी हुई, पटवारी हो तहसीलदार हो, लेकिन मुझे लगता है आजकल ऐसी स्थिति है, बहुत सारे टोल फ्री नंबर सरकार ने दिए हैं। आप 1-to-1 कुछ होता है, चीफ मिनिस्टर का हेल्पलाइन नंबर है, आप उस पर कंप्लेन करके बता दीजिए। आज सरकार में कुछ प्रयास बहुत अच्छे हैं, बस एग्जीक्यूशन प्रॉब्लम है। हमारे गांव में अगर किसी की डिलीवरी होनी है तो एक फ़ोन पे 108 कुछ होता है, घर में एम्बुलेंस आ जाती है, महिला की डिलीवरी पे उसको कुछ 25,000 रुपये दिए जाते हैं कि वो अच्छे पौष्टिक आहार ले। इसके बाद बच्चियों के लिए भी मैंने देखा 75% कुछ बनते तो स्कूटी वगैरह का प्रावधान है, कुछ फिर लाडली बहना और सब चीज़ें मिलती हैं, सब महिलाओं को एक पर्टिकुलर अमाउंट दिया जा रहा है। तो मुझे लगता है कि आगे चल के बढ़ेगा, लेकिन उसका कितना अंतिम पे अंत्योदय के पास पहुंचता है। अंत्योदय बीजेपी का बड़ा अच्छा, जो हमारी वर्तमान सरकार है उसका एक विषय रहता है, और ये बहुत अच्छे एक व्यक्ति हैं हमारे, जो ये जनसंघ के संस्थापक लोगों में से एक थे, उन्होंने एक कंसेप्ट दिया था अंत्योदय मतलब अंतिम जो पीढ़ी का व्यक्ति उस तक क्या पहुंच रहा है, योजनाओं में कागज में वो अलग बात है। तो अंत्योदय के पास हमें चीज़ें पहुंचानी पड़ेंगी। और मुझे लगता है कि भारत जैसे देश में, जहाँ पे आपको ही पता है 65% के आसपास हमारी आपकी उम्र के लोग हैं, अपार संभावनाएं है कि राष्ट्र गुरु फिर से बन सकता है, और हम जैसे लोग शिक्षक, भावी युग निर्माता और छात्र राष्ट्र के भाग विधाता। तो हम लोग इस स्थिति में हैं कि हम भाग विधाता और निर्माता की स्थिति में हैं, तो हमें अपना कर्तव्य का बस सम्यक निर्वहन करना है, और ये सब बिल्कुल संभव है। और बहुत सारे विषय हैं जो आपने बताए, जहाँ चैलेंजेस भी हैं, लेकिन अगर आपका मन बहुत अच्छा है तो इन सभी पे विजय प्राप्त करी जा सकती है। आप छतरपुर के पास बमहोरी जो गांव है वहाँ से आते हैं, और आजकल चर्चा का विषय भी बना हुआ है बागेश्वर धाम, और उनको लेकर के कहते हैं ना कि कोई भी बात रखी जाती है तो हमेशा 2 मत होते हैं, एक पॉजिटिव होता है, एक निगेटिव होता है। तो उनके जब भी उनका नाम आता है तो उनके विषय में भी 2 प्रकार के मत हैं, एक पॉजिटिव है और एक निगेटिव है। तो आपके तो करीबी हैं, बिल्कुल के बिल्कुल पास के, बिल्कुल। तो आपको क्या मानना है, क्योंकि जिस प्रकार के वो चमत्कार जो बोलते हैं ये एक्चुअली में है या सिद्धि है उनके पास, या फिर जैसे बाकी बताया जाता है कि मैजिशियंस हैं तो वो भी इस प्रकार का। कोहली जी, आपने काफ़ी सेंसिटिव विषय रखा है और थोड़ा सा मुझे फंसा भी दिया है। फंसा इसलिए दिया है क्योंकि काफ़ी संवेदनशील भी है, लोग बहुत सेंसिटिव हैं इस चीज़ को लेके। बट मुझे लगता है एज अ नागरिक, मैं उस क्षेत्र से ही बिलोंग करता हूँ कि मैं अपना ओपिनियन बहुत क्लियर रख सकता हूँ, नॉट अ प्रॉब्लम। तो बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ मैं इस पे अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखना चाहता हूँ। तो मैं उनको तब से जानता हूँ जब वो बहुत साधारण व्यक्ति थे। तो मेरे बाबा जी समाधि लेने वाले थे, और उस समय क्या हुआ, आपने एक रावतपुरा सरकार का नाम सुना होगा, पंडोखर सरकार, इसी क्रम के लोग हैं, और ये बहुत लेटेस्ट थे बागेश्वर धाम। तो वो भी मेरे यहाँ आए और 2 घंटे बैठे। तो वो बहुत साधारण व्यक्ति थे, उनका नाम है पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री। गरीब इतने परिवार के, इतने गरीब परिवार के हैं कि जो बिल्कुल होता ना, एक उच्च वर्ग होता है, मध्यम होता है, निम्न, जो निम्नतर से भी निम्नतम वर्ग होता है, उस लेवल के गरीब व्यक्ति। और इनसे मेरा मिलना जुलना बहुत लंबे समय से होता रहा। मेरे भाई इसी विधा में है, इसी विधा में नहीं है, बाबा जी की लेगेसी के, वो पूरे देश में उनके प्रोग्राम होते हैं, तो उनका भी एक रहा है, बड़े भाई की भूमिका में रहे हैं। उन्होंने अन्य क्षेत्र पहली बार वहीं बागेश्वर में चालू कराया। तो मेरे 2 विषय हैं, मैं ईश्वर का अनन्य भक्त हूँ। मुझे लगता है कि बागेश्वर धाम हनुमान जी का नाम है, उनका तो धीरेन्द्र के शास्त्री नाम है, तो वो एक बहुत अच्छी है। मैं उनके धाम पे भी गया हूँ और मुझे उनसे एनर्जी मिली, जो प्रतिमा ने देखी। तो जो हनुमान जी हैं वो बिल्कुल सिद्ध हैं, वो तो साक्षात ईश्वर हैं, और वहाँ पॉजिटिविटी है। लेकिन मेरा ऐसा मानना है कि संत हो या कोई भी व्यक्ति हो, मैं व्यक्ति पूजा का बहुत विरोधी रहा हूँ ज़िंदगी में। मेरा ऐसा मानना है कि संत या कोई जो इस टाइप के लोग होते हैं, उनका काम क्या है, आम जनता को ईश्वर से कनेक्ट करना, खुद ईश्वर बनना उनका काम नहीं है। तो धीरेन्द्र शास्त्री जी एक माध्यम हो सकते हैं लोगों को ज़्यादा कनेक्ट कराने के लिए, ईश्वर की जो बागेश्वर धाम की कृपाएं उस तक लोगों को तक पहुँचाने के लिए। इसके अलावा तो मुझे उस समय वो साधारण व्यक्ति थे। फिर मैंने देखा छतरपुर में हमारे सिटिंग एमएलए, उनका नाम है आलोक चतुर्वेदी, थे उस समय कांग्रेस के। उन्होंने फिर एक प्रोग्राम कराया, क्योंकि राजनेताओं को भी तो ऐसा व्यक्ति चाहिए जो भीड़ ला सके। मुझे बड़ा आश्चर्य होता है कि जब कोई राजनेता कोई रैली करता है, आप यकीन मानिए उतने लोग नहीं आते हैं,
लेकिन जब एक भागवत की कथा कर दे, कुछ धार्मिक आयोजन कर दे, तो ये देश का धर्म भी रू रहा है। हर आदमी धर्म से डरता है, उसको लगता है कि उसको वॉच किया जा रहा है, इसलिए 4 गलत काम कर रहा है, उसको बैलेंस करने के लिए उसको 4 अच्छे काम करने चाहिए। ये पॉलिटिक्स में आने का एक प्रोसीजर भी है। बिल्कुल बिल्कुल। उन्होंने कथा कराई और कथा को एक बड़ा रूप दे दिया, बड़ा रूप कि उसमें कोविड का टाइम था, वो क्रिटिसाइज भी बहुत हुआ, क्योंकि उसके कारण छतरपुर में ऐसी स्थिति पैदा हुई कि कोविड सेकेंड वेव थी जब इनका उदय हुआ, और बहुत सारे लोगों की डेथ भी हुई। ऑनेस्टली आपको बताऊं, क्योंकि लोग बैठेंगे, सोशल इतना कम्युनिकेट करेंगे, उस समय तो आपको बहुत रूल्स ध्यान रखने पड़ते हैं। तो हुआ क्या कि उस समय इनको लाइमलाइट मिला, उनको विधायक बनना था, तो उन्होंने क्या किया कि बहुत बड़े बड़े कैमरा हर जगह चलाया, और जो एक विधा होती है कि लोग लिख के बताते हैं, उसको मैं ऐसा बोलूँगा कि वो एक माइंड रीडिंग की विधा है। छोटा सा उदाहरण दूंगा, उनके ही टक्कर के व्यक्ति हैं पंडोखर सरकार। मैं उनका एक यूट्यूब पे देख रहा था, तो उन्होंने बोला, नरोत्तम मिश्रा जी उनको बहुत मानते हैं, दतिया में उनका धाम है, कि 99% मतलब कोई कारण ही नहीं है वो अपनी सीट जीतेंगे, लेकिन वो देखा राजन पारसी से अपनी सीट हार गए। तो मैं ये देख रहा हूँ कि इतने सारे व्याख्यान दिए गए कि कांग्रेस की सरकार बनेगी और ये जीत जाएंगे, कांग्रेस की सरकार भी नहीं बनी। मैं बहुत क्लोजली ऑब्जर्व करता हूँ इन लोगों को, तो मुझे लगता है इस चीज़ को, मैं चमत्कार को कभी बिलीव नहीं करता। एक बार बुद्धा के साथ ऐसा हुआ, महात्मा बुद्ध, अभी फ्राइडे को उनकी वो थी बुद्ध पूर्णिमा जी, कि बुद्ध के शिष्य थे वो। अब एकाग्रता से वो ध्यान से शक्ति तो आती है इनर सोल, तो वो एक गाँव में गए। उस समय कुछ और मत के लोग थे जो उनका विरोध करते थे, तो उन्होंने बोला कि अरे हम ऐसे नहीं मांग सकते, तुम एक काम करो कि तुम कुछ चमत्कार दिखाओ, तब हम मानेंगे, नहीं तो तुम हमारे गांव में प्रवेश नहीं करोगे। और उन्होंने बुद्ध का बड़ा अपमान किया, तो वो उद्दोलित हो गए, संघ के लोग थे कि नहीं। उन्होंने बोला चलो, तो उन्होंने ध्यान लगाया, और उन्होंने क्या किया कि एक खंबा गड़ा हुआ था, उनके ध्यान के कारण वो अपने आप जमीन से उठना शुरू हुआ और खंबे की बराबरी पे आ गए, और फिर बाद में वो नीचे भी आए, चमत्कार पूरे गए। ये बात बुद्ध को पता चली। जब वो संघ में वापस गए, बुद्ध ने उनसे बात भी नहीं करी और अपने संघ से निष्कासित कर दिया। निष्कासित करते समय पूछा ये कारण तो बताइए, तो उन्होंने बोला कि धर्म कभी चमत्कार को नहीं मानता। मिले ही न रघुपत बिन अनुरागा, किए कोट जप योग विरागा। भगवान बिना अनुराग के प्राप्ति नहीं होती। चमत्कार का धर्म से कोई लेना देना नहीं है। चमत्कार तो एक ऐसी चीज़ है कि जादूगर वाली चीज़ जो आपने बताई। तो मैं ये बोलूँगा कि लेकिन आज के युग में क्या है कि आपको सफल होना है तो आप साम दाम दंड भेद सब युक्तियों को अपनाते हैं। तो उनका ये है कि जनता अपने यहाँ देश में ऐसी है कि थोड़ा भेड़ चाल वाला कंसेप्ट भी है, जहाँ एक बहुत अच्छा हमें बाबा जी सुनाया करते थे कि धर्मम शरणम गच्छामि, बुद्ध के बारे में, और संघम शरणम गच्छामि। तो जब पूछा गया कि संघ, उन्होंने बोला जहाँ सब लोग जा रहे हैं उनके पीछे चले जा, वही संघ है। तो अपने यहाँ ये कि ट्रेंड भी है, तो बागेश्वर धाम यौवन की अवस्था में है, थोड़े सुंदर भी दिखते हैं, भाषा में भी उनकी थोड़ी वो रोचकता है, बुंदेली का भी अच्छे से पकड़ है। तो कहीं ना कहीं खुद को एज अ मल्टी स्टारर उन्हें डेवलप किया है। बट मैं आज भी बहुत जिम्मेदारी के साथ कहता हूँ, उनका मीडिया मैनेजमेंट का प्रबंध बहुत तगड़ा है। और इसलिए क्या होता है कि वो जो आपको एग्जाम्पल्स दिखाई देते हैं, तो बहुत सारे लोग हैं। अब इसमें दो बातें मेरे दिमाग में कहीं ना कहीं आती हैं कि क्या ऐसी कोई चीज़ होती नहीं है। मुझे लगता है बहुत कुछ अज्ञात भी होता है दुनिया में जो हमें पता भी नहीं होता। ऑनेस्टली बता रहा हूँ, शायद कुछ, मैं बहुत सारे पॉडकास्ट भी देखता हूँ, आपको बता रहा हूँ एक्चुअली। तो कुछ उसमें हैं वो आजकल वो हॉरर पॉडकास्ट आते हैं, रात को सोते हुए मैं सुनता हूँ, और उसमें 3-4 लड़के वो थोड़ा हरियाणवी टोन में बात करते हैं, आपने भी देखा होगा। रियलिटी की बात। जी 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 बिल्कुल। तो उसमें क्या होता है कि वो एक काला जादू को लेके, यक्षिणी, ब्रह्म राक्षस, बहुत से टाइप की बातें करते हैं सब। तो मुझे ऐसा लगता है कि हमें अफवाहें नहीं फैलानी चाहिए, जो मेरा एक मानना है व्यक्तिगत। और सबके एक्सपीरियंस हो सकते हैं, बट जैसे हम कोई भी बात जब शुरू करते हैं, कोई भी हॉरर्स दिखाते हैं, तो एक काल्पनिक कथा है, इसका कोई यथार्थ से संबंध नहीं है, वो सब हमें एक नोटिफिकेशन भी देना चाहिए। बिल्कुल। तो बहुत कुछ अज्ञात होता है दुनिया में। मुझे लगता है बहुत सारी शक्तियाँ भी होती होंगी, क्योंकि अगर दिन है तो रात भी होती है। बट मुझे ऐसा लगता है कि जो ये वो लिखते हैं, ये माइंड रीडिंग, ये लॉजिक ही होता है, थोड़ी सेटिंग भी होती है, ज़बरदस्त प्लान भी होता है। और उनके जितने चाहने वाले लोग थे, मैं एग्जांपल दूं बागेश्वर धाम के, तो हमारे यहाँ एक नीरज दीक्षित जी मेरे सहपाठी रहे हैं, वो उनके यहाँ उनने बहुत जाना, वो महाराष्ट्र के विधायक भी थे, हर दिन लगभग जाया करते थे। फिर एक इंद्र विक्रम सिंह जी हैं, मैंने देखा कि वो फ्लाइट में कहीं जा रहे हैं, लंदन जा रहे हैं, कहीं भी जा रहे हैं, तो उनके साथ वो परमानेंट आपको मिलेंगे। फिर जो जिन्होंने उनको सबसे आगे पहुँचाया वो आलोक चतुर्वेदी जी। फिर अभी जब विधानसभा के चुनाव हुए तो सभी हार गए जितने भी लोग थे। फिर मुझे समझ में आया कि अगर इतना कंट्रोल था उनका भविष्य के ऊपर, चीज़ों के ऊपर, और वो उनके सबसे कृपा पात्र लोगों में थे, तो शायद वो फिर ऐसा नहीं होता। तो मैंने सोचा कि सब थोड़ा सुपर कंट्रोलर वो है, और बस इसलिए मैं लोगों को
बस धर्म में मेरे चमत्कार के लिए मेरे धर्म में कोई जगह नहीं है, हाँ जी। मेरे अध्यात्म में जगह नहीं है। मेरी तो अध्यात्म में अच्छी प्रैक्टिसेस, मेडिटेट करना, कंसंट्रेट करना, इन सब चीज़ों को मैं भगवान के साथ ध्यान लगाना और अच्छा साहित्य पढ़ना, ये मेरे हैं। तो मैं उनकी जो विधा है, जो वो जिसके कारण लोग खिंचे चले जाते हैं, या रोग बाधाओं की बात करूं, मैं ऐसे दसों लोगों को बताऊंगा जिनको कैंसर है, वो मरने की अवस्था में है। हाँ जी। एक मुंबई का मैं सिंपल सा आपको बता रहा हूँ कि वो टाटा मेमोरियल है, उसमें कम से कम 10,000 पेशेंट्स होंगे जो बिल्कुल एक्सट्रीम स्थिति पे, जिनका रोज़ सब वो हो रहे हैं इलाज, जो 4th स्टेज वालों के होते हैं। महाराज जी को मैं बहुत सत सत प्रणाम करूँगा कि वो जाएँ, उन लोगों से मिलें और उनका सबका कैंसर ठीक कर दें। ऐसे कई लोग हैं। एक बार मैं ट्रेन में जा रहा था, मैंने एक महिला की स्थिति देखी, वो बेंगलोर से आ रही थी, कि वो बैठने की स्थिति में नहीं थी, मतलब उसको हर जगह से मना कर दिया था डॉक्टर ने, और फिर भी क्या हो रहा था, वो बागेश्वर धाम जा रही थी और इतनी उनकी नाक में एक नली लगी हुई थी। तो मैंने कहा कि आंटी इतनी अवस्था में आप वहाँ इतनी भीड़ में, तो मैं बोलता हूँ कहीं ना कहीं मुझे दुख भी हुआ। मैंने बोला कि आपको एक प्रॉपर डॉक्टर के पास जाना चाहिए, चमत्कार से चीज़ें सही नहीं होंगी, तो उनको बहुत क्लियर करना चाहिए बागेश्वर धाम जी को, और इन चीज़ों को बढ़ावा नहीं देना चाहिए। तो आपने जैसे बताया बागेश्वर धाम जी के बारे में, और आपने ये भी बताया कि लोगों को कि धर्म जो है उसमें कोई चमत्कार के लिए जगह नहीं है, और आदमी के अंदर विश्वास होना चाहिए। मेरा धर्म है जो मैंने सीखा है, और मुझे लगता है कि वो बहुत मैच्योर्ड वर्जन है धर्म का। सो यस। और अगर आपको धर्म के ऊपर रखना है तो विश्वास रखिए उस पर, उसका पालन कीजिए। उसमें चमत्कार के लिए जैसे भैया ने बताया कि अभी तो जगह नहीं है, आने वाले टाइम में हो सकता है कि बहुत सारी चीज़ें इवॉल्व हो जाएं। भैया अब एक छोटा सा हम करेंगे रैपिड फायर राउंड, जिसमें मैं आपको कुछ नाम बताऊंगा, आप 1 वर्ड में उसको आंसर कीजिए, है ना। तो नरेंद्र मोदी। विश्वास। मुझे लगा आप प्रधानमंत्री बोलने वाले, लोकसभा चुनाव। वो तो दुनिया जानती है। शाहरुख खान, क्योंकि कहा जाता है कि शाहरुख खान जो है वो एक तरह से लाइक मेहनत से कैसे व्यक्ति आगे बढ़ता है, रोमांस। हाँ जी। संबित पात्रा। से वर्कपट बहुत हैं, हाँ जी। बहुत लंबी चौड़ी बातें करते हैं। उन्होंने एक बहुत स्टेटमेंट दिया, आपने भी सुना होगा, पुरी के लिए, कि वो पुरी के जो जगन्नाथ भगवान है, हाँ जी, उनके, वो मोदी जी के भक्त हैं। ये पराकाष्ठा है चाटुकारिता की। हाँ जी। इसके अलावा क्या होता है, हेल्दी डिबेट मुझे पसंद है। जब भी उनके साथ जाता हूँ तो कुछ, अगर वो एक डॉक्टर हैं, यूपीएससी क्वालिफाइड है, मैं ऐसा नहीं हूँ कि उनको बहुत ऊपर से जानता हूँ, मैं उनको हजारों डिबेट्स उनकी मैंने देखी हैं, मुझे पसंद है। लेकिन जिस स्तर से वो मतलब लोगों से बहस करते हैं, वो मेरा तरीका नहीं है। हाँ जी। मोहन यादव, अभी मुख्यमंत्री हैं प्रदेश के, अपने राज्य के। हाँ जी। मोहन यादव तो मुझे उड़ा हुआ बाना लगते हैं, और मुझे लगता है कि उनकी विदाई तय है। उसके 2-3 रीज़न है कि जब चुनाव नहीं हुआ था तब मैं शिवराज जी के अगेंस्ट था, क्योंकि मुझे लगता था इतने बड़े प्रदेश में उन्हें 18 साल मौका मिल गया है, इनफ है, अभी नया व्यक्ति आना चाहिए। मोहन यादव के रूप में वो मुझे ऊर्जा नज़र नहीं आती, और इट मे बी उनका हनीमून पीरियड चल रहा है, तो मैं बहुत कमेंट करने की स्थिति में नहीं हूँ, बट फॉर श्योर उनका मैजिक में कमी दिखती है मुझे। हाँ जी। मुंशी प्रेमचंद। मुंशी प्रेमचंद, हाँ जी। माय गॉड, मुंशी प्रेमचंद बेस्ट राइटर। हाँ जी। हरिवंश राय बच्चन। हरिवंश राय बच्चन, मधुशाला। हाँ जी। पंकज दिवाकर शर्मा। पंकज दिवाकर शर्मा। हाँ जी। आत्म अभिव्यक्त। हाँ जी। तो ये हमारा रैपिड फायर राउंड रहा, जिनका, और सागर कोयली के बारे में भी बोल देता हूँ। हाँ जी। तो जैसे सागर बहुत गहरा होता है, हाँ जी। और दूर से देखने में उसकी गहराई समझ में नहीं आती है, जब उसकी लहरों में जो कोई जाता है उसको समझ में आती है। तो सागर, जब मैं तुमसे पहली बार मिला, मेरा कॉम्प्लीमेंट बोल सकते हो, मैं शो में हूँ, यू आर वन ऑफ द रीज़न फॉर दैट। हाँ जी। तो मैं जब बमहोरी में तुम आते थे, 2-3 साल रहे, तो अब इस शिवम वगैरह जो आपके मित्र, सब ये भतीजे थे मेरे, मेरा छोटा भाई भी आपका मित्र था, अच्छा है। तो मुझे कभी पता नहीं था कि इतनी आप में गहराई होगी, क्योंकि इस उम्र में ये गहराई आना, और मुझे कभी पता नहीं था कि आपकी ये साइड भी है, ऑनेस्टली बता रहा हूँ। मुझे लगता था यंगस्टर्स लड़का है, क्रिकेट आजकल जुनून है, खेल रहा है, खाएगा पिएगा, गर्लफ्रेंड बनाएगा, घुमाएगा, इसकी लाइफ में यही सब कुछ है। बट एक क्रिएटिव फील्ड से जुड़ना, इतने देश के गंभीर विषयों में तुम्हारी रुचि होना, फिर हर चीज़, तुमने टैटू बनाया, इसकी तो मुझे स्टोरी बताई। मुझे जब से मिला, मैंने अपनी वाइफ से भी 2 से 3 बार डिस्कस किया,
You came to my house yesterday. So it was a great meeting with you actually. So you know, for you, you surprised me actually. So really great Sagar. I wish you all the very best for the future. Thank you. Thank you. तो पंकज भैया से बहुत सारे विषयों पे बात करी हमने, और आप लोगों को भी इनसे सीखना चाहिए कि एक छोटी सी उम्र में इतना कुछ अचीव किया इन्होंने, उसके अलावा अपनी मिट्टी से जुड़े रहे और उसके अपने मिट्टी का इतिहास इन्होंने इतना अपने अंदर बसा लिया कि आज के टाइम पे कोई भी स्क्रिप्ट की ज़रूरत नहीं पड़े, कहीं पे भी आपको मतलब ढूंढना नहीं पड़े, मतलब दिमाग के अंदर, मतलब अंदर बसा हुआ है ये। तो ये बहुत ही कम लोगों के अंदर इस प्रकार की प्रतिभा है। मैं अपनी विरासत को जीता हूँ, और मुझे लगता है जिंदगी में आपको कभी भी कुछ बनना है तो आपको उसको, जैसे आप जो लिटरेचर कर रहे हैं, आप फिल्म मेकिंग, प्रोडक्शन, आपको अपनी आत्मा के साथ कम्युनिकेट करना पड़ेगा, तब आपको रिजल्ट आएगा, ये मेरा मानना है। सो और कहीं ना कहीं जब मैं घोर निराशा में भी होता हूँ, आपको पता है, तो ये सब चीज़ें, मेरी विरासत है, मेरा गाँव, वो मुझे जो पॉजिटिविटी प्रदान करते हैं, जब उनके बारे में सोचता हूँ कि देयर इज़ अ प्लेस जहाँ पीस मिलेगी, तो ये सब ज़िंदगी में, अगर ये सब नहीं होते तो ज़िंदगी भी नहीं होती ऑनेस्टली। और बिल्कुल आने वाले 2 साल के अंदर जो आपने बताया कि आपका ये टारगेट है, ये लक्ष्य है ना, वो ज़रूर पूरा होगा, क्योंकि मैंने तो आपको इवॉल्व होते देखा है, चेंजेस देखे हैं बहुत सारे, जो आपने अभी तक अचीव किया उसको आप आगे अपनी लेगेसी को आगे बढ़ाएंगे और बाकी लोगों को भी रोज़गार देंगे, जिससे वो भी एक तरह से अपना घर बार चला सके एक सुचारू रूप से, और अपने गांव में रह करके अपनी मिट्टी से वो भी जुड़े रहे। तो अब यहाँ पे हम समाप्त करते हैं, लेकिन लास्ट बट नॉट अ लीस्ट हम आगे एक बार और आएंगे कुछ अनोखी कहानियों के साथ। आपको एक छोटा सा विषय बताता हूँ, इसको फिर समाप्त करेंगे हम लोग। हाँ जी। कि कहानी सुनाना भी मेरी वन ऑफ द हॉबी है। आपने कभी देवदत्त पटनायक के सुना होगा, वो बहुत सारी रिलीजियस कहानियां सुनाते हैं। तो जब मैं जिस ऑर्गेनाइजेशन में काम करता था प्रीवियस, वहाँ इंडियंस बहुत सारे काम करते हैं। अभी करंट में तो मात्र देयर आर 4 इंडियंस, 2 दुबई में रहते हैं, 1 लंदन में, 3 लड़कियां और मैं एक मात्र जो इंडिया में रहता है। तो वो कम्युनिकेशन उतना, टर्किश मेजॉरिटी लोग रहते हैं, यूरोपियंस लोग उतना नहीं होता। तो प्रीवियस ऑर्गेनाइजेशन में छोटी छोटी कथाएं, जैसे शंकर भगवान ने कामदेव को जब देखा तो उन्हें कैसे बार के ऐसे स्नांद्री पे, तो बहुत रोचकता के साथ मैं कहानियां सुनाया करता था। और मेरा धार्मिक जो पक्ष है उसमें तो इतना कि अगर मैं तुम्हें लंका कैसे बनी इसके ऊपर बता दूं, अच्छा रामचरितमानस लिखी किसने, तो उसमें एक हिलेरियस भी होगा, एक ह्यूमर भी होगा, मजा भी आएगी रोचकता के साथ। क्यों? क्योंकि ये शायद उस यात्रा में जो मेरे बाबा जी के साथ थी, मैं बड़े बड़े धार्मिक सम्मेलनों में जाता था, धर्म संसद जैसी जगह पे, मैं महाकुंभ जैसे जो पर्व होते हैं मैं 1-1 महीने रुकता था। तो नेक्स्ट टाइम जब मैं आऊँगा तो मुझे लगता है रिलीजियस वाला विषय होगा, उसमें बागेश्वर जी को टच करते हुए, और डिफरेंट चीज़ें, मतलब बहुत सारी मान्यताएं कि हमारे साथ ऐसा क्यों होता है, इसके पीछे कारण क्या है। अच्छा, मेरे बाबा जी जब कहीं भी जाते थे, शादी वगैरह होती थी रिलेटिव्स में, तो बोलते थे मंडप में आम का पेड़ क्यों लगाते हो, कुछ लगाते ना, वो एक एक चीज़ का उनको पता होता था कि इसका क्या रोल है, जामुन क्यों लगाई जाती है, इसका खंबा किस चीज़ का बनाया जाता है। और मेरे जो ग्रैंडफादर ने एक खंड काव्य लिखा, वीर हरदौल, जो मेरा वन ऑफ द फेवरेट है। तो इट इज़ अमेजिंग। सो मैं चाहता हूँ कि मैं एक बार पॉडकास्टिंग में आके आपको वीर हरदौल सुनाऊँ। शायद इस पॉडकास्टिंग के बाद बहुत अच्छे डायरेक्टर प्रोड्यूसर उस पर फिल्म बनाना चाहेंगे, मेरा पर्सनल बिलीव है। एंड मैं अपने बाबा की फिर आपको 2-4 अच्छी पोएम सुनाऊंगा समय के बाद। लेकिन नेक्स्ट जो हमारा पॉडकास्ट होगा, इट वाज अ जनरल वन, इट विल बी द ब्लास्ट, दिस इज माय प्रॉमिस। बिल्कुल। तो आप अगर यहाँ तक आ गए हैं तो आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है कि आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये पहुँच सके और वो भी सुने कि भैया ने क्या क्या बातें कही हैं और वो भी इम्प्रूवमेंट अपने अंदर लाएं। अब अलविदा कहते हैं, धन्यवाद। थैंक यू।